नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नेम रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके नेम रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। शुरुआत के कुछ वीडियोज आएंगे जिसमें आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 नेम रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा और आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि 12th बोर्ड, IIT JEE और नीट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो उसकी सबसे ज़्यादा संभावना यानी कि 99% की गारंटी होती है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो नेम्ड रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए NCERT के जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आउट ऑफ NCERT आपको नहीं ले जाया जाएगा, जहाँ पर NCERT के आउट ऑफ जाएंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। और नेम रिएक्शन तो कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें, इसके पीछे का कंसेप्ट आपको यही बताया जाएगा कि जब भी आप वीडियो को देखें तो आप इसको मूवी की तरह नहीं देखें, आप पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप में जितना लिखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप रिएक्शन लिखिएगा उतना ही आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन होती नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है तो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होता है। रिएजेंट कौन है, सब्सट्रेट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। तो नेम रिएक्शन को याद करने का बस एक ही तरीका है, बार बार इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार लिखिए। आप जितना ज़्यादा लिखिएगा आप नेम रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला नेम रिएक्शन है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में एल्काइल हाइलाइड लिया जाता है जिसको RX कहते हैं। इस एल्काइल हाइलाइड की प्रतिक्रिया कराई जाती है सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन इस तरीका से रहता है। जब एसीटोन के उपस्थिति में एल्काइल हाइलाइड का प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, यहाँ पर सोडियम और हाइलाइड दोनों एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RI यानी कि अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पर बन जाता है NaX। अब यहाँ पर जो X होता है, इसे X का मान या तो क्लोरीन होता है और नहीं तो ब्रोमीन होता है। साधारण तौर पर फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर फ्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है किसी के साथ तो वो हाईली एक्जोथर्मिक होता है, यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस प्रणाली में फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है उसमें हीट का उत्सर्जन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रणाली ही टूट जाता है, इसलिए बहुत खतरनाक होता है। अक्सर तो लैब में फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराई जाती है और यहाँ पर फ्लोरीन लेना नहीं चाहिए। और ये भी कोई फ्लोरीन लेकर के कोई अच्छा मेथड नहीं हुआ RI बनाने का। इसी रिएक्शन का नाम है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन से कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में किस रिएजेंट का यूज किया जाता है। इसमें जिस रिएजेंट का यूज हुआ है उस रिएजेंट का नाम है सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है RI यानी कि अल्काइल आयोडाइड। फिर एक सवाल पूछता है कि फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा सोडियम हाइलाइड। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी इसके जगह पर इस कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है विथ सोडियम आयोडाइड। आप एसीटोन लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं DMSO, शॉर्टकट में इसको DMSO कहा जाता है। D का मतलब होता है डाई, M का मतलब होता है मिथाइल और सल्फर ऑक्साइड। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर तो मीथेन रहता है, मिथाइल ग्रुप रहता है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप। तो DMSO का मतलब हुआ डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किया जाए, क्योंकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वीडियो को देखने के बाद फिर इस रिएक्शन को मुझे देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ में साथ पेन और पेपर लेकर के बैठिए,
100% मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ कि आपको फिनक्लास्टीन रिएक्शन चाहे और भी कितने प्रकार के रिएक्शन क्यों ना आए, सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नेम रिएक्शन नहीं पढ़े तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ कोई सार्थक साबित नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही होता है रिएजेंट, रिएजेंट में नेम रिएक्शन के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए फिनक्लास्टीन रिएक्शन पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सवाल है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो नाम कुछ भी हो, IUPAC नाम तो आप लिख ही सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है 4, 2 क्लोरोब्यूटेन। जब 2 क्लोरोब्यूटेन के साथ सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन या DMSO डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ नहीं, यहाँ से सोडियम आएगा और क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर क्लोरीन के जगह पर क्या आ जाएगा, आयोडीन और NaCl बन जाएगा। यही इसका प्रोडक्ट हो गया। यानी कि प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ पर आयोडीन आएगा, क्लोरीन आ गया इसके साथ। जो प्रोडक्ट बना इसका नाम होगा 2 आयोडो, उसके बाद तो 2 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा 1 2 3 4 IUPAC नोमेनक्लेचर। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनक्लास्टीन रिएक्शन से आपको जितने भी सारे क्वेश्चन दिया जाए, अगर आप इस वीडियो को में बस इतना पार्ट देख लेते हो, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने करके दिखाया है। अब चलिए दूसरा प्रकार का नेम रिएक्शन को देखते हैं। फिनक्लास्टीन के बाद आता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। बोर्ड के नज़रिए से, कंपटीशन के नज़रिए से, सबके नज़रिए से श्वार्ट्ज रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बहुत आसान है, नेम रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन तो काफ़ी आसान है, एकदम देखते ही मज़ा आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। इसके साथ रिएजेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है इनऑर्गेनिक फ्लोरीन। अब इनऑर्गेनिक फ्लोरीन या इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कहिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अक्सर किताबों में इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के जगह पर AgF लिखा रहता है, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड। AgF के जगह पर SbF3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, Hg2F2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, COF3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। सबको एक साथ बोलते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। जब इसके साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तब यहाँ पर बन जाता है RF, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड। और यहाँ पर जो हाइलाइट ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ हो सकता है। क्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और इसके साथ रिएक्शन कराया गया AgF के साथ, यानी कि इसमें जो रिएजेंट यूज किया गया है उसका नाम है AgF। तो इसमें होगा क्या कि Ag और Br दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो इस जगह पर ब्रोमीन के जगह पर आ जाएगा फ्लोरीन और यहाँ पर बन जाएगा AgBr, और इसी को कहा जाता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब बात आती है कि इसमें किस रिएजेंट का यूज किया गया। तो इसमें यूज होने वाला रिएजेंट का नाम है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड किसको कहा जाता है, AgF को कहा जाता है, SbF3 को कहा जाता है, Hg2F2 को, या COF3, इसी सब को कहा जाता है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। यानी कि फिनक्लास्टीन रिएक्शन भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हुआ और श्वार्ट्ज रिएक्शन भी एल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन हुआ। फिनक्लास्टीन रिएक्शन में हम अल्काइल आयोडाइड का निर्माण करते थे, तो इसमें हम निर्माण करते हैं RF यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड का। RF का मतलब हो गया एल्काइल फ्लोराइड, जहाँ R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। जानते ही हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। CnH2n+2 को कहा जाता है एल्केन, जहाँ N का मतलब होता है N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो बाकी जो स्केलेटन बचेगा उसी को कहा जाता है अल्काइल। यानी कि CH4 है तो इसको कहा जाएगा मीथेन, और CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बच जाएगा CH3, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, मिथाइल।
यानी कि CnH2n में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बच जाएगा CnH2n+1 और इसी को कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। तो इसी अल्काइल ग्रुप को सूचित किया जाता है R से। अगर यहाँ पर बनाना होगा मिथाइल फ्लोराइड तो R के जगह पर रख देंगे CH3। बाकी सब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन कौन सा है। थर्ड नंबर रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तब हम लोग डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शन के बारे में। आइए इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इटार्ड रिएक्शन में जो सब्सट्रेट होता है उसका नाम होता है टोल्यूइन। इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। जब इस रिएजेंट का यूज किया जाता है तब यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। यहाँ पर आता है CH और यहाँ पर आता है OCrHCl2 का होल ट्वाइस। और फिर इस इंटरमीडिएट में यानी कि इस इंटरमीडिएट को H3O+ के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है। एसिडिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तब ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। यहाँ पर आ जाता है CHO। ओवरऑल हम यहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बस, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोल्यूइन का संरचना इस तरीके से है और जब यहाँ पर आप CrO2Cl2 का यूज कीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तब यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा CHO। और इसको सेलिस एल्डिहाइड कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि PHCH3 से हम PHCHO में जाते हैं। अगर टोल्यूइन से सेलिस एल्डिहाइड बनाना है तब वहाँ पर जो रिएक्शन कराई जाती है उस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। आइए अगला प्रकार का रिएक्शन देखते हैं। बड़ा ही खास प्रकार का रिएक्शन है जिसको शॉर्टकट में RHT कहा जाता है। अब RHT होता क्या है? RHT का मतलब होता है रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब में क्या होता है कि हम एसिटिलीन को लेते हैं। एसिटिलीन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा H। इस एसिटिलीन को जैसे ही RHT यानी कि रेड हॉट ट्यूब से पास कराया जाता है तब यह एसिटिलीन ट्राइमराइज हो जाता है। ट्राइमराइज कहने का मतलब कि यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाता है। एसिटिलीन है, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन जब 3 बार एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तब इसको कहता है ट्राइमराइज। अगर 2 बार मिलते तो उसको कहा जाता है डाइमराइज। यहाँ पर 2 कार्बन से कार्बन की संख्या कितनी हो गई है? 6, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ट्राइमराइज हो जाता है। यानी कि ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है और इस रिएक्शन में बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, आप याद रखिएगा RHT यानी कि रेड हॉट ट्यूब। एसिटिलीन के साथ जैसे ही हम यानी कि एसिटिलीन को जैसे ही हम RHT यानी कि रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं वैसे ही हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है एसिटिलीन और इसका नाम है बेंजीन। तो आइए इन सभी रिएक्शन करने के बाद एक सवाल करते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि C2H2 यानी कि एसिटिलीन को रिएक्शन कराया गया RHT के साथ। यहाँ पर प्रोडक्ट बना A। अब इसे A का रिएक्शन कराया गया मिथाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है B। उसके बाद इस B का रिएक्शन कराया गया CrO2Cl2 CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+। तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना C। तो बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गलत करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सीखने के लिए होगा। और साथ साथ आप लिखते चले। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं इस चीज़ का भी दावा करता हूँ कि आप कल भूल जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि फॉर्मूला याद करने से सवाल बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
लिखना भी पड़ता है। आप जितना लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उतना ही परफेक्ट होइएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एसिटिलीन है और एसिटिलीन को गुजारा गया रेड हॉट ट्यूब, तो यहाँ पर बन गया ए। देखिए एसिटिलीन को जैसे ही आप रेड हॉट ट्यूब से गुजारिएगा तो आपको मिल जाएगा बेंजीन, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेंजीन। बेंजीन मिल गया, यानी कि जो हमारा ए है, ए का नाम हो जाएगा बेंजीन। अब इस बेंजीन की रिएक्शन करवाया गया CH3Cl, बेंजीन की रिएक्शन करवाया गया किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे ही बेंजीन की रिएक्शन करवाया जाता है मिथाइल क्लोराइड के साथ, वैसे ही टॉल्यूइन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में यहाँ पर CH3 आकर के लग जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि मैकेनिज्म लिखिएगा तब वहाँ पर पता चलेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि बेंजीन में जैसे ही हम मिथाइल क्लोराइड यानी कि अल्काइल हाइलाइड विथ एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करते हैं तो हमको वहाँ पर मिथाइल यानी कि अल्काइल बेंजीन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया गया है बेंजीन के साथ, तब यहाँ पर मिल रहा है टॉल्यूइन। इस टॉल्यूइन को हम कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन। अब बी भी मिल गया। ए पता करना था तो ए का नाम है बेंजीन, और बी पता करना था तो बी का क्या नाम है? बी का नाम है टॉल्यूइन। और इस टॉल्यूइन का रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ? CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड H3O+। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के बारे में मैंने अभी अभी चर्चा किया है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि टॉल्यूइन की अभिक्रिया करवाई जाती है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 विथ एसिडिक मीडियम। तो टॉल्यूइन किस में बदल जाता है? टॉल्यूइन बदल जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड यानी कि इसका नाम हो जाता है सैलिसल्डिहाइड। तो अगर ए कहा जाएगा, ए का नाम बताइए, तो ए का नाम हो जाएगा बेंजीन। अगर बी का नाम पूछा जाएगा तो बी का नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। अगर सी का नाम पूछा जाएगा तो सी का नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जरिए आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि अभी तक आप पढ़े हैं सब रिवाइज हो गया होगा। अब देखते हैं अगला टाइप का नेम रिएक्शन, जो कि शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान नेम रिएक्शन में माना जाता है। इसका नाम है उर्ज रिएक्शन। देखिए उर्ज रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन के साथ एक और रिएक्शन आता है जिसका नाम होता है फिटिग रिएक्शन। दोनों डिक्टो सेम होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बिल्कुल। जो घटनाएं उर्ज रिएक्शन में घटती है वो सारी की सारी घटनाएं फिटिग रिएक्शन में भी आती है। इसमें होता क्या है कि अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम विथ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर उर्ज रिएक्शन का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल्केन। अब इसका मैकेनिज्म में होता क्या है कि यहाँ पर RH रहता है और इसके साथ 2 सोडियम आते हैं और यहाँ पर भी रहता है RH। अब इसमें होगा क्या कि 2 सोडियम लिखे गए हैं तो इस 2 सोडियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 सोडियम रहेगा और यहाँ पर रहेगा 1 सोडियम और इसके साथ रहता है XR। अब क्या होगा कि ये दोनों सोडियम मिल करके इस दोनों हाइड्रोजन को लेकर के चले जाएंगे। जब दोनों हाइड्रोजन को लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर 2 सोडियम हाइलाइड तो निकल गए, लेकिन यहाँ पर बेचारा बच जाएगा, यहाँ पर एक R रेडिकल और यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि एल्काइल रेडिकल और यहाँ पर भी बच जाएगा अल्काइल रेडिकल। अब जब अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है उसको रेडिकल कहा जाता है। जैसे अगर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको कहा जाता है मिथाइल रेडिकल, इसको मिथाइल रेडिकल कहते हैं। अगर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाए तब इसको कार्बोकेटायन कहा जाता है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तब इसको कार्ब अनायन कहा जाता है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे तब इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल था वो। अब ये बन गया आपका उर्ज रिएक्शन में बस। और यहाँ पर जो सोडियम लिया जाता है, यहाँ सोडियम के साथ ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। केवल आप ईथर नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि देखिए ड्राई ईथर का जब आप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है, और मॉइस्ट ईथर का यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और बनता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, मैंने भी काफ़ी देखा है कि टीचर्स लोग आते हैं और सोडियम के बदले में सोडियम लिखा जाता है और केवल ईथर लिख करके छोड़ दिया करते हैं। और अक्सर आपको जब आप स्टैंडर्ड बुक में लीजिएगा, जैसे कि मैं एक बुक का नाम लेता हूँ जिसका नाम है पौला ब्रूस। पौला ब्रूस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, नेम रिएक्शन के लिए काफ़ी फेमस बुक है। वहाँ पर आप जाकर के देखिएगा, वहाँ पर आपको ड्राई ईथर और जो मॉइस्ट ईथर होता है दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है, और मॉइस्ट ईथर यहाँ पर जब डाल देंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जो ऊर्ज रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन वैसे एल्केन के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है जो कि इवेन नंबर में होते हैं। ये केवल और केवल इवेन नंबर कार्बन वाले एल्केन के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर अगर एक लीजिएगा तो दोनों मिल करके आपको, अगर यहाँ पर मिथाइल लीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप अगर मिथाइल के जगह पर अगर आप यहाँ पर इथाइल लीजिएगा तब यहाँ पर आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर जो भी अल्काइल लीजिएगा उससे दोगुना कार्बन वाला एल्केन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ब्यूटाइल लेते हैं तब यहाँ पर आपको ऑक्टेन मिल जाएगा। अब देखते हैं फिर फिटिक रिएक्शन में क्या होता है। तो फिटिक रिएक्शन में कुछ और नहीं, बस इसके जगह पर एक ग्रुप आ जाता है जिसका नाम होता है फिनाइल, यानी पीएच, आर के जगह पर आ जाएगा पीएच, और इसके साथ कुछ और नहीं बल्कि सोडियम विथ ड्राई ईथर का ही यूज किया जाता है। तब यहाँ पर बन जाता है पीएच 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 पीएच। क्या कहिएगा इसको, फच फच कहिएगा, पीएच पीएच है। आइए रिएक्शन करके देखते हैं। यहाँ पर है पीएच और यहाँ पर है 2 सोडियम और यहाँ पर है PHX। दोनों सोडियम मिल करके दोनों हाइड्रोजन को लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसको क्या कहा जाएगा, फच फच पीएच पीएच। तो यहाँ पर क्या बन गया, इस प्रकार का प्रोडक्ट इसमें बनता है। इसमें भी वही बात होती है। तो ऊर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में खास कोई अंतर नहीं होता है। ऊर्ज रिएक्शन में हम यूज करते हैं अल्काइल का, तो फिटिक रिएक्शन में हम यूज करते हैं फिनाइल का, और कोई खास अंतर नहीं होता है। अगला टाइप का नेम रिएक्शन है जिसको कहा जाता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, दोनों का एक साथ, इसको कहा जाएगा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अगर आप पहले से ऊर्ज रिएक्शन के बारे में जानते हैं, फिटिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं, तो नो डाउट आपको ऊर्ज फिटिक रिएक्शन भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्ज के साथ यूज किया जाता है किसका, अल्काइल का यूज किया जाता है। और फिटिक रिएक्शन में किसका यूज किया जाता है, वहाँ पर यूज करते हैं हम फिनाइल ग्रुप का यूज करते हैं। तो अल्काइल और फिनाइल जब दोनों को एक साथ ले लिया जाता है तब उसका नाम होता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में यहाँ पर लिया जाएगा RH और यहाँ पर लिया जाएगा 2 सोडियम और इसके साथ लिया जाएगा फिनाइल लिया जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 सोडियम मिलकर के 2 हाइड्रोजन ग्रुप को लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच गया R और यहाँ पर बच गया PH, यानी कि क्या बन गया PH और यहाँ पर मिल जाएगा R। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हम मिथाइल क्लोराइड का यूज करते हैं और मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पर है सोडियम के 2 एटम और यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन जब रिएक्शन करेगा तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ मिलकर के चला जाएगा, यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा और यहाँ पर बन जाता है PHCl। PHCl नहीं PH बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 PHCH3, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म वाली बातें नहीं होती है। मैकेनिज्म का जो स्टेप होगा वहाँ पर आपको ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म भी बहुत ऐसी, जैसे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, जिस रिएक्शन से जितने इंपॉर्टेंट बातें होगी वो ज़रूर आपको बताया जाएगा।
तो ये सब एनसीईआरटी के काफ़ी पॉपुलर रिएक्शंस होते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऐसे तो एनसीईआरटी में केवल ऊर्ज और फिटिक की ही बात करता है, ऊर्ज और फिटिक दोनों का एक साथ नहीं रखता है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, क्योंकि ऊर्ज पढ़ लियो हो, फिटिक पढ़ लियो हो, तो इसको क्यों छोड़ोगे, इसको भी पढ़ ही लो। तो अभी तक हमने ऊर्ज फिटिक उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन के बारे में बातचीत किया है। तो आइए ऊर्ज फिटिक रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है जिंक डस्ट का। जब इसके साथ जिंक डस्ट का रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है ए। अब इसे ए के साथ Br2 विथ Fe का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसको ब्रोमिनेशन कराया गया है। तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है बी। अब फिर इसे बी को रिएक्शन कराया गया है सोडियम विथ ड्राई ईथर। तब यहाँ पर प्रोडक्ट बना है सी। तो बताइए कि ए का क्या नाम होगा, बी का क्या नाम होगा और सी का क्या नाम होगा। दरअसल हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ए, बी और सी के बारे में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से अधिकतर लोग जो कि इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आए हैं, आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर सॉल्व करते हो और ए, बी, सी के बारे में पता लगा लेते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना एकदम ईमानदारी से। देखिए होता क्या है, जैसे ही आप जिंक डस्ट का मतलब होता है Zn, जिंक का पाउडर लिया जाता है। यहाँ पर फिनॉल है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो जिंक डस्ट क्या आता है, जिंक डस्ट आता है और अपने साथ जिंक आता है और फिनॉल से अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है। जब अपने साथ जिंक ऑक्साइड मतलब कि अपने साथ जिंक ऑक्सीजन को लेकर के चला गया, यानी कि जिंक ऑक्साइड निकल गया, तब यहाँ पर केवल और केवल बेंजीन बचा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे लिखिए, यही तो बेंजीन है। फिनॉल के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा तब इसको क्या कहिएगा, बेंजीन कहिएगा। सॉरी, फिनाइल के साथ जब एक हाइड्रोजन आ जाएगा तब इसको क्या कहिएगा, बेंजीन। क्योंकि फिनाइल किसके बराबर होता है, C6H5 के बराबर होता है। अब इसमें H को जोड़ दीजिए तो बेंजीन ही होगा। यानी कि हम ए के बारे में पता लगा लिए। ए का क्या नाम है, तो ए का नाम है बेंजीन। तो यहाँ पर ए के बदला में लिखेंगे बेंजीन। अब फिर क्या हुआ कि इस बेंजीन की रिएक्शन कराया गया, यानी ब्रोमिनेशन कराया गया। तो जब इस रिएक्शन मतलब बेंजीन को Br2 विथ द प्रेजेंस ऑफ Fe यानी कि ब्रोमिनेशन कराया जाता है, तब वहाँ पर ब्रोमो बेंजीन बनता है। ब्रोमीन आएगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर आकर के वो सिचुएट हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया ब्रोमो बेंजीन, यानी कि बी का क्या नाम हो गया, बी का नाम हुआ ब्रोमो बेंजीन। बी बन गया। और फिर इसका रिएक्शन कराया जाएगा किसके साथ, सोडियम विथ ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ पर PHX का रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम विथ ड्राई ईथर। तब इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फिटिक रिएक्शन। यानी कि इसमें होगा क्या कि यहाँ पर Br मौजूद होगा और यहाँ पर सोडियम के 2 एटम मौजूद होगा और यहाँ पर भी Br मौजूद होगा। सोडियम को 2 एटम आएगा और Br को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड के 2 अणु निकल जाएंगे। तो 2 अणु निकलने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम यही होगा। यानी कि पहचान कीजिए तो ए इस तरीका से बनेगा और बी इस तरीका से बनेगा और सी क्या बनेगा, तो सी में 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे। यानी कि हमने ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में भी पता लगा लिया। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, नीट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 100% मैं श्योरिटी लेता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। बोर्ड में बस यही आपसे पूछ देगा कि ऊर्ज रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। यानी कि अगर बिहार बोर्ड के हो तो उसमें और आसानी से कहा जाता है कि ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में बताइए। बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी इच्छा है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट हो जाऊँ, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेडिकल के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं।
जेई मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी यूज किया जाता है। वहाँ पर ABC D तक भी जाया जाता है, EFGH तक भी जाया जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बस अगर आप बेसिक नेम रिएक्शन के बारे में जानते हो, आप सब्स्ट्रेट और रिएजेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, आप सब चीज़ कर लोगे। नेम रिएक्शन की यही खासियत होती है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम है सब्स्ट्रेट को आप याद कीजिए। सब्स्ट्रेट के बाद देखिए कि उसमें किस रिएजेंट का यूज किया गया है, उसके बाद देखिए कि आप प्रोडक्ट क्या बना है। यानी कि S+R गिव्स P। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन में 3 ही चीज होता है, S+R गिव्स P, यानी कि सब्स्ट्रेट और सब्स्ट्रेट के साथ रिएजेंट और रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट, और इसी को कहा जाता है नेम रिएक्शन। अगर आप सब्स्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट को याद रखते हो तो दुनिया का किसी भी सवाल को बना ले जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो या तो आपसे सब्स्ट्रेट पूछेगा, सब्स्ट्रेट नहीं पूछा तो या तो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, और सबसे ज़्यादा पूछता है रिएजेंट। रिएजेंट का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है A। इसके बाद प्रोपीन का रिएक्शन कराया जाता है, HBr और पेरोक्साइड मीडियम होना चाहिए। यानी कि H2A2। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है B। उसके बाद A और B का रिएक्शन कराया गया, सोडियम विथ ड्राई ईथर। यहाँ पर प्रोडक्ट बना C। बताना है A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही आप क्लोरीनेशन कराते हैं तो बेंजीन में जैसे यानी कि Cl2 का यूज किया जाता है तो क्लोरीन आता है, इस पर अटैक करता है और वहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर देता है। तो जो ए प्रोडक्ट होगा इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद यहाँ पर HBr और पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, तब यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनी का फ्रोल, यानी कि खराश इफेक्ट इसमें यूज किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, यानी कि इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। तो सॉरी, यहाँ पर खराश इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनी का फ्रोल ये होगा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Br। बस इसको क्या कहा जाएगा, एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यानी कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम Br को ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। 3 कार्बन के साथ ब्रोमीन जुटा हुआ है, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन इसको कह सकते हैं। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम ड्राई ईथर का यूज किया गया है, तब यहाँ पर होगा ऊर्ज रिएक्शन। जब ऊर्ज रिएक्शन होगा तो एक सोडियम इस क्लोरीन को लेकर के चला जाएगा और एक सोडियम इस ब्रोमीन को लेकर के चला जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक कार्बन, यानी कि ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट इस तरीके से मिल जाएगा। आई थिंक यही इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एक और कार्बन, 3 कार्बन चाहिए। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका आप क्या नाम दे सकते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसको कहा जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। तो ए का भी नाम पता चल गया, ए का नाम है बेंजीन, ए बराबर हो जाएगा बेंजीन। बी को क्या कहिएगा, बी को कहा जाएगा ब्रोमोप्रोपेन,
ब्रोमोप्रोपेन। और उसके बाद सी का क्या नाम हो जाएगा, तो सी का नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार का नेम रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन का नाम है कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन, देखिए कोल्वेज रिएक्शन में क्या होता है। कोल्वेज रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में फिनॉल का यूज किया जाता है। इसमें फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं और फिनॉल में इसके पास होगा माइनस और इसके पास होगा प्लस। अब इसमें हम रिएजेंट के तौर पर हम यूज किया करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका मीडियम होगा अल्कोहलिक। अब इसमें सोडियम के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस होता है, तो हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम वहां पर चला जाता है, तो यहाँ पर रहेगा O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस। अब फिर इसकी रिएक्शन कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर मीडियम रहता है एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड और जब एसिडिक मीडियम होता है, फर्स्ट में रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड में उसको एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। यानी कि आप फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पर फिनॉल मौजूद था पहले से। फिनॉल के पास यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस था। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया गया। हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम हाइड्रोजन को हटाया और इसके जगह पर चला गया सोडियम। उसके बाद पहला स्टेप हुआ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराइए, और दूसरा स्टेप में मीडियम को एसिडिक रखा जाता है। इसके बाद हुआ क्या कि प्रोडक्ट इस तरीके से बन गया। इस ऑक्सीजन के साथ आकर के फिर से हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आ जाता है COOH, यानी कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण अब इसका तो नाम फिनॉल हो गया और इसका नाम हो गया ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप लगा है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। देखिए इसमें होगा क्या, मैकेनिज्म में इसका स्टेप क्या होता है। मैकेनिज्म, जब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिएगा तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर है सोडियम प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है। अब जब लोन पेयर अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इस कार्बन के पास आ जाता है। और फिर यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब फिर क्या होता है कि ये कार्बन के पास अटैक करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर था ये ऑक्सीजन पर क्यों अटैक किया, मतलब कि ऑक्सीजन पर क्यों नहीं अटैक किया, या कार्बन के पास आकर के क्यों अटैक किया। तो रीजन ये होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो करता है, इसी कारण यहाँ से केवल और केवल कार्बन पर अटैक होता है, ऑक्सीजन पर अटैक नहीं होता है। इसी कारण इससे कार्बन आकर के कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन आकर के कनेक्ट नहीं होता है। यानी आप रीजन लिख लेंगे या नोट लिख करके कहीं पर हेडिंग डाल लेंगे कि कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इसी कारण यहाँ पर अटैक इस कार्बन पर हुआ है, इस ऑक्सीजन पर नहीं हुआ है। जब अटैक हो गया तो ये कार्बन इसके साथ आकर के कनेक्ट हो जाएगा, और जब कार्बन इसके साथ आकर के जब इस पर अटैक होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ से चला जाएगा। और जब ये वाला कार्बन इसके साथ अटैक हो जाएगा तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा COO माइनस। और चूंकि मीडियम एसिडिक है और एसिडिक मीडियम है तो उसके पास हाइड्रोजन आयन का तो भंडार होता है, तो यहाँ पर फिर आकर के जुड़ जाता है H प्लस और यहाँ पर आ जाता है H प्लस, और इसी का नाम हो जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो काफ़ी फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन में सीधा तौर पर आप याद रखेंगे
कि फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जिसमें इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर बन जाता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, और इसका मैकेनिज्म भी याद रखना पड़ता है। अब मैकेनिज्म का स्टेप क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब इस मैकेनिज्म में आपसे सबसे ज़्यादा सवाल अभी तक पूछा गया है IIT JEE और नीट के अंदर, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया है कि यहाँ पर जो अटैक हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं हुआ है, कार्बन के ऊपर अटैक क्यों हुआ। देखिए ऑक्सीजन के पास तो पहले से लोन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पहले से मौजूद है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन कार्बन के पास खाली पी ऑर्बिटल होता है। तो कार्बन की इच्छा होती है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इच्छा तो ऑक्सीजन की भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल होता है, लेकिन कार्बन से कम होती है। कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, इसी कारण अटैक कार्बन के ऊपर हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए कोल्वेज रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, देखिए बच्चों का सबसे बड़ा डीमेरिट यही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के केवल रिएक्शन को रटने लगते हैं। रिएक्शन रटने से कुछ नहीं होता है, आप आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन अगर आपके लिप्स पर होने चाहिए तो इसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, और पेन चलाने के साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती है। एक एवरेज स्टूडेंट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन पर बहुत अच्छी कमांड पा सकता है, अगर वो मेहनत कर दिया तब। वो मेहनत क्या है, मेहनत यह है कि टीचर के साथ आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। आप केवल देखते हैं वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवी भी देखते हैं ऐसे ही, मूवी भूल जाते हैं, वैसे ही आप वीडियो में लिखा हुआ बात भी भूल जाइएगा। क्वेश्चन ये है कि ए है और इस ए का रिएक्शन कराया गया जिंक के साथ, तब बेंजीन बन गया। अब इसी ए का रिएक्शन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बी। अब इस बी का रिएक्शन कराया गया कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है सी। तो भाई साहब अब बताइए कि ए का क्या नाम होगा, बी का क्या नाम होगा और सी का क्या नाम होगा। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर रहता है फिनॉल और फिनॉल के साथ हम जिंक डस्ट का यूज करते हैं, तो जिंक डस्ट का यूज करने पर क्या होता है, जिंक अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है। तो जिंक अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा तो यहाँ पर बन जाता है बेंजीन। यहाँ पर वही बात हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि फिनॉल है। जब ये फिनॉल हो जाएगा तो फिर इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके पास होगा प्लस, सॉरी इसके पास होगा माइनस, इसके पास होगा प्लस, इसके पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। अब ये जो रिएक्शन का स्टेप है अभी अभी आपको बताया गया है कोल्वेज रिएक्शन में, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस। बाकी कुछ और नहीं, अब कुछ और नहीं करना है, मतलब कि हमको बी भी मालूम हो गया, ये तो पता ही था, बी भी मालूम हो गया। अब इसका रिएक्शन कराया गया है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब होगा क्या, यहाँ पर मैकेनिज्म का स्टेप बताया गया था आपको। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पर आ जाएगा COOH ग्रुप, यानी कि ये किस में बदल गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। यानी कि यहाँ से जो स्टेप यूज किया गया है ये कुछ और नहीं बल्कि कोल्वे रिएक्शन का ही पार्ट है। तो यही तरीका होता है, रिएक्शन में कोई जादू टोना नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई धांसू ट्रिक नहीं होता है कि धांसू ट्रिक आपको बता दिया जाएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम परफेक्ट हो जाइएगा, नेम रिएक्शन याद कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेम रिएक्शन लिखने के लिए पेन और पेपर का होना साथ में बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, उतना ही आपका हैबिट बनेगा, क्योंकि बिना लिखे हुए कुछ होता नहीं है, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। ये देखते हैं अगला प्रकार का नेम रिएक्शन क्या है। ये नेम रिएक्शन भी काफ़ी पॉपुलर है, NCERT के नज़रिए से तो काफ़ी पॉपुलर है,
और बोर्ड में पूछिए मत, 5 नंबर के लिए बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जेई और नीट तो इस पर बहुत खेलता ही है। इसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर की बड़ी खासियत होती है। सेंडमेयर रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ पर एनिलीन को लिया जाता है। इसका नाम एनिलीन होता है और इस एनिलीन के साथ जो रिएजेंट होता है उसका नाम होता है NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का यूज किया जाता है NaNO2। अब इसमें जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर कई बार जेई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, एडवांस में भी पूछ चुका है कि बताइए कि सेंडमेयर रिएक्शन में टेम्परेचर का मान कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन तक। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर एक खास प्रकार का सॉल्ट बनता है N2 + Cl-, और इसको कहा जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम हो जाता है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन के बाद बनता है डाईजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर अब अलग अलग प्रकार से आप रिएक्शन करवा सकते हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट में आप Cu2Cl2 का यूज करेंगे तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट कुछ और होगा। Cu2Br2 का यूज करेंगे तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट कुछ और होगा। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर रिएजेंट को एक बार देख लिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप CuCN का यूज करेंगे तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट कुछ और होगा। बस डाईएजोनियम सॉल्ट में क्या होता है कि जैसे आप इस रिएजेंट का यूज कीजिएगा वैसे ही क्या होता है कि ये वाला पार्ट हट जाता है, और ये वाला पार्ट हट करके जो निगेटिव पार्ट होता है यहाँ पर आकर के लग जाता है। अब Cu2Cl2 में निगेटिव पार्ट कौन है? क्लोरीन, इसमें है ब्रोमीन और इसमें है साइनाइड। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा डाईएजोनियम सॉल्ट में से ये वाला ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसका क्लोरीन, और इसका आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पर आ जाता है CN ग्रुप। तो इस खास प्रकार के कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम है साइनोबेंजीन। यही होता है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी करा दिया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। डाईएजोनियम सॉल्ट के और भी बहुत सारे का यूज है, लेकिन सेंडमेयर रिएक्शन में ही पूछा जाता है कि डाईएजोनियम सॉल्ट का निर्माण किस रिएक्शन में होता है? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में यूज करने वाला रिएजेंट का क्या नाम है? सोडियम नाइट्राइट। सेंडमेयर रिएक्शन में रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बताइए तो 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन तक। पूरा सेंडमेयर रिएक्शन में बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार का रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी फेमस है। फिनॉल का रिएक्शन है जिसको कहा जाता है RTR, शॉर्टकट में RTR कहते हैं। इसका नाम होता है रीमर-टाइमन रिएक्शन। रीमर-टाइमन रिएक्शन। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग जब आप किताब उठा करके देखिएगा तो उसमें रीमर-टाइमन रिएक्शन, चाहे बहुत ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका जो नाम लिखा हुआ रहता है ना, साइंटिस्ट का जो नाम रहता है उसमें स्पेलिंग में वेरिएंस आ जाता है। कुछ डिपेंड नहीं करता है, बस आप नाम याद रखिएगा रीमर-टाइमन रिएक्शन में होता क्या है। ये रीमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है। फिनॉल नहीं, अब फिनॉल ही है। रीमर-टाइमन रिएक्शन में यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया करवाया जाएगा, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। CHCl3 जिसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। अगर देखिए CHCl3 है तो इसको कहा गया है क्लोरोफॉर्म। अगर CHF3 रहेगा तो इसको कहा जाएगा फ्लोरोफॉर्म। अगर CHBr3 रहेगा तब इसको कहा जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर CHI3 रहेगा तब इसको कहा जाएगा आयोडोफॉर्म। और इसमें मीडियम रहता है बेसिक। अगर ऐसा होता है तब इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बड़ा ही शानदार होता है।
कुछ देखा देखा प्रोडक्ट लग रहा है। अब इस प्रोडक्ट को कहा जाता है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन अभी यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसमें इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है। देखिए, एक प्रोडक्ट ए भी बना और एक प्रोडक्ट ये भी बना, दो प्रकार के प्रोडक्ट बने हैं। इसका नाम होता है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो, मेटा और पारा पोजीशन पर लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है पैरासैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड पूरा का पूरा स्पेलिंग ही गलत लिखा हुआ है, सैलिसल्डिहाइड। अब फिर पूछा जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट का नाम ए है और इस प्रोडक्ट का नाम ए है, तो बताइए कि दोनों प्रोडक्ट में कौन ज्यादा बनेगा, यानी कि व्हिच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल इन ए एंड बी। दोनों प्रोडक्ट में से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या कहा जाए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर 5वें सवाल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिए समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल करना जान गए तो बहुत से ऐसे रिएक्शंस है, बहुत ऐसे रिएजेंट्स का यूज है जो कि आप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर आप बता दोगे, इसमें बिना याद किए हुए। देखिए, यहाँ पर इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर H लिखेंगे तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक होता है इंटरमोलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिक्यूलर है। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं तब उसको कहा जाता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तब उसको कहा जाएगा इंट्रामोलिक्यूल। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तब उसको कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है ये बना है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भाग लिया है उसका नाम अगर पूछा जाए तो कहा जाएगा इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखिए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खासियत होती है, अगर वहाँ पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट कोई पदार्थ है तब वहाँ पर या तो ऑर्थो पारा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और नहीं तो पारा ऑर्थो में भी, ऑर्थो पारा और पारा ऑर्थो वही बात हुआ, और नहीं तो सॉरी या तो उसमें ऑर्थो और मेटा पोजीशन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और नहीं तो मेटा और पारा के बीच बनेगा। इसके अलावा और किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट इस ऑर्थो मेटा और मेटा पारा को अगर आप नहीं डील कर सकते हैं तो बस यहाँ पर लिख दीजिए केवल और केवल एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब कि अगल बगल, नियर डियर, अगर अगल बगल या नियर डियर नहीं है तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग तभी लेता है जब या तो वो अगल बगल में हो नहीं तो नियर डियर हो एक दूसरे के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन सा पोजीशन हुआ, मतलब कि देखिए ये दोनों तो एडजेसेंट हुआ, दोनों एडजेसेंट हुआ। अब वो हो सकता है कि फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है मेटा है, अगर ऑर्थो मेटा पारा से हम नहीं जाना चाहते हैं तो इतना तो जरूर याद रखेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन है और दोनों एडजेसेंट पोजीशन होने के कारण ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन नहीं है। इस हाइड्रोजन के लिए एडजेसेंट पोजीशन ये होगा और ये होगा, इसके लिए एडजेसेंट पोजीशन का इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। दोनों के लिए एडजेसेंट पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये नहीं कहिएगा कि इस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। इसीलिए इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाग ले रहा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेजर प्रोडक्ट और इसको कहा जाता है माइनर प्रोडक्ट। रीजन क्या है,
रीजन ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है, इसीलिए यह मेजर प्रोडक्ट है, इसीलिए यह कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। अब कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है कि एक ही अणु के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी को कहा जाता है RTR यानी कि रीमर टाइमन रिएक्शन। देखिए अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इस इम्पोर्टेंट पार्ट में हम बात करने वाले हैं रीमर टाइमन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। अक्सर मैकेनिज्म से बहुत डर लगता है भाई साहब। मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म लिखना समझिए कि केमिस्ट्री और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीमन टाइमन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना बहुत बड़ी बात होती है। डरना नहीं है, आप चुपचाप देखिए। आपको अगर आप ईमानदारी से यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं और पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन 2 बार आप जरूर वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में, कि यहाँ पर टॉल्यूइन होता है। टॉल्यूइन को कुछ इस तरीक़ा से मैंने इसको बनाया है। तो टॉल्यूइन में होता क्या है कि अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कार्बन के पास कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है नहीं, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर होता है, और इसके पास s कैरेक्टर केवल 25% है। फिर भी कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद इसमें मैकेनिज्म के बाद रीमन टाइमन रिएक्शन में क्या बोलते हैं, उसमें जो क्लोरोफॉर्म रहता है उस क्लोरोफॉर्म के साथ उसमें KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद रहता है। NaOH भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर रहेगा KOH। अब चूंकि KOH है तो इसको कहा जाएगा बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम है तो इस माइनस इस हाइड्रोजन पर आकर के अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो यहाँ पर बन जाता है एक इंटरमीडिएट C, और यहाँ पर बनता है Cl, यहाँ पर बनता है Cl, और यहाँ पर बनता है Cl, और इसके ऊपर रहता है माइनस चार्ज। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का निर्माण हो गया। अब ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, तो फिर इस क्लोरीन को यहाँ से जाना पड़ता है। जब ये क्लोरीन चला जाता है तब ये माइनस न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद बन जाता है CCl2। अब CCl2 बन जाएगा तो इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल खाली रहेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी अभी कार्बन के पास बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड बनाया है 2 क्लोरीन के साथ, फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, और जब इस 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बाद भी इसके पास p ऑर्बिटल खाली रहता है। इसको कहा जाता है DCC। इस पार्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है, यानी कि CCl2 को कहा जाता है DCC, यानी कि इसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरोकार्बन। DCC का मतलब हो गया डाइक्लोरोकार्बन। अब जो DCC होता है यही काम करता है अटैकिंग रिएजेंट का। कैसे, सो देखिए। अब मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर फिनॉल मौजूद रहता है। अब DCC, अब इसके पास क्या होती है, p ऑर्बिटल खाली है। p ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखता है कि रिंग में तो इलेक्ट्रॉन झमाझम भरा हुआ है, चारों तरफ रेजोनेंस मौजूद है, पूरा का पूरा रिंग में हमको पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही है। तो आप जानते होंगे कि जो रेजोनेंस ग्रुप होता है वो केवल ऑर्थो और para पर काम करता है, रेजोनेंस ग्रुप मेटा पर कभी काम नहीं करता है। रेजोनेंस ग्रुप ऑल्सो मतलब कि रेजोनेंस इज
एक ऐसा घटना है जो कि केवल ऑर्थो और पारा पर ही होता है, बस आप इतना ही समझिए। तो अगर CCl2 यानी कि DCC डाइक्लोरोकार्बन अगर यहाँ पर आकर के अटैक करता है तो उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, अगर यहाँ पर आता है तो उसको बहुत स्टेबिलिटी मिलता है, इसीलिए ये इस पर आकर के अटैक करता है CCl2, इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब बन गया कंपाउंड। अब आप जानते हैं कि इसमें KOH पहले से ही मौजूद रहता है, यहाँ से फिनॉल बना है, तो ये फिनॉल एज इट इज रहेगा। ऐसे तो यहाँ पर फिनॉल में होता क्या है कि जब ये अटैक करता है तो फिनॉल में अटैक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है K+, और K+ आने के बाद यहाँ पर CCl2- का निर्माण होता है, और इसके बाद ये K+ हटता है, K+ हटने के बाद इसमें आ जाता है H, और यहाँ से CCl2 में से ये Cl2 हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा OH आ जाता है, और कोई खास नहीं आता है, OH आ जाएगा। यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ पर आ जाएगा C, और यहाँ पर आ जाएगा CHO। यानी ये कह सकते हैं कि जो Cl2 है ये Cl2 का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन होने के बाद बस आपका यही प्रोडक्ट बनता है CHCl2। और यहाँ पर ऐसे भी देखा जाता है कि यहाँ पर CCl2- है तो CCl2- की जगह पर फिर CHCl2 भी आता है। देखिए यहाँ पर CCl-2 यहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था CCl2-, लेकिन इस माइनस की जगह पर आ जाएगा H+, क्योंकि H+ है और OH- है। यहाँ पर जो H+ निकला है ये भी तो रिएक्शन में मतलब कहीं ना कहीं अपना जगह फिक्स कर रहा होगा। यहाँ पर जो H+ निकल गया उसको आप छोड़ थोड़े दीजिएगा, उसको तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकला हुआ जो H+ रहता है वो पूरे रिएक्शन में इधर उधर भटकते रहता है, उसको तलाश होता है। प्लस है तो इसको अपना निगेटिव साथी का तलाश होता है। देखा कि यहाँ पर CCl2- रखा हुआ है तो H आकर के इसके साथ चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद फिर क्या होगा, चिपकने के बाद कुछ और नहीं, KOH रहता है तो KOH में से यहाँ पर OH जाएगा, और OH इस क्लोरीन पर अटैक करके इसको Cl2 को हटा देता है। इसको जब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे H, और यहाँ पर Cl2, यहाँ पर है Cl2, और इस कार्बन के साथ एक और रहेगा H। अब होगा क्या कि कुछ और नहीं, ये ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ, कार्बन के साथ चला जाएगा, और हाइड्रोजन क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर C आ गया, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाकर के डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके पास H पहले से है, और इसी को कहा जाता है सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। और जो पारा बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है। तो ये होता है रीमन-टीमर रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब इसमें खासियत क्या होती है, पूछा जाता है कि रीमन-टीमर रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का नाम बताइए, कौन अटैक करता है। तो इस रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का नाम होता है DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन होता है, कार्बन नहीं, डाइक्लोरोकार्बिन। तो रीमन-टीमर रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन काम करता है। तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करने वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है DCC यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन। आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। क्यों अटैक करता है, क्योंकि इसके पास खाली पी ऑर्बिटल होता है, इसी कारण ये अटैक करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने काफ़ी आपको बताया, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।